दोस्त तो कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, आज तेरा तो कल मेरा। पर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि ऐसा लगता है मानो उन्होंने समय को भी खरीद लिया हो। जुल्म करते हैं, छूट जाते हैं, मानो समय उनका अपना हो। अब बात आती है उन भोली भाली स्त्रियों की जो इस दुनिया में आती है और अपने खुद के हक के लिए भी लड़ नहीं पाती और चुप्पी सादे इस दुनिया को अलविदा कह देती है। पीछे उनके अगर कोई रहता है तो वह सिर्फ उनकी कड़वी यादें जो शायद उनकी सहेलियों के या फिर उसके माता पिता की अंतर आत्मा में बसी होती है। खैर ये सब छोड़ो, मुद्दे की बात पर आते हैं। इस बात को बीते कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो घर खाली पड़ा है। कुछ कड़वी यादें उसे घर में बसी हुई है, जीने आसपास तो क्या दूर दूर तक के सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि उस घर में कुछ साल पहले क्या हुआ था। अगर हम कहें तो वह साल कुछ नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह घटना को बीते मानो एक अरसा ही हो चुका है। लेकिन आज भी वह घटना जब कोई याद करता है तो उसकी आत्मा अंदर तक कांप उठती है। आज उसी घर की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और जहां भी देखो ऐसा लगता है मानो कि वह घर खंडार बन चुका है। जाने कैसे कैसे पक्षी और कीड़े मकोड़े उसे घर में आज पनप रहे हैं। उसके पास से गुजरते हुए भी लोग कतराते हैं और घिन करते हैं। दोस्तों, यह कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम निशा था और वह बहुत ही सुंदर और सुशील गुणवान लड़की थी जिसे संस्कार अपनी माँ से मिले हुए थे। सभी गुण उसने अपने मन में संजो रखे थे। बात 1996 की है। एक घर के पिछली तरफ एक गली है जिसमें उन लोगों के घर है जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। उन लोगों के घर खत्म होते ही एक घर है जिस पर पीले रंग की पुताई हो रखी है, लेकिन अब यह पुताई भी उतार कर गिर चुकी है। अब उसे पर कई और जेल और बड़ी बड़ी घास की बेलों ने अपने पैर फैला रखे हैं। अब तो यह घर ऐसा लगता है मानो इस घर में कभी भी कोई बसा ही न हो। लेकिन ऐसा नहीं था। एक समय था जब इस घर में चहल पहल होती थी। शहर का हर बंदा उस परिवार के लोगों को भली भांति जानता था। घर था, लोग भी पैसे वाले थे, सो इस तो लोग बहुत करते ही थे। उसमें दो भाई, उनके माँ बाप रहते थे। माँ का नाम बिमला और पिता का नाम प्रकाश था। उनके दोनों बेटे कुंवारे थे। वैसे तो वो 6 भाई बहन थे, लेकिन बाकी दूसरे शहर में रहते थे, शादीशुदा थे और उनकी सरकारी नौकरी थी, इसलिए बहुत कम ही उनका यहाँ आना होता था। लेकिन अपने हिस्से की जमीन का मोह उनके दिल में बहुत था, भले ही उनके पास बहुत धन दौलत थी। शायद यह दौलत का जो मोह उन बेटों के अंदर था यह उन्हें अपने माता पिता से ही मिला था। पिता जो कि सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त था, काफी नाम था उसका, घर पर ही रहता था। गली के दोनों तरफ उनके बड़े बड़े 2 घर थे। दोनों बेटे, जिनमें से बड़ा सरकारी नौकर था, वो दिन में ड्यूटी पर रहता था और छोटा भाई अपने पेपर की तैयारी कर रहा था ताकि वो भी सरकारी नौकरी पा सके। अब माता पिता के साथ रहने वाले बड़े लड़के के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। थोड़ी मेहनत करने पर एक सुंदर सी लड़की उनको मिल गई। नाम था निशा। निशा के पिताजी भी सरकारी नौकरी से रिटायर थे। प्रकाश और बिमला को अंदाजा था कि दहेज में खूब गहने और जेवर मिलेंगे, इसलिए अपने बेटे की शादी में उन्होंने बहुत खर्चा किया और धूमधाम से शादी की। पर जैसा उन्होंने चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी में भर भरकर दहेज नहीं मिला, जेवर मिले तो, लेकिन उतने नहीं जितने बिमला ने सोचा था। खैर, जिस दिन बारात थी उसी दिन रात को रिसेप्शन थी। कस्बे के ज्यादातर नामचीन लोग आए हुए थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक घर था, वहां से भी 2 लोग उस शादी की रिसेप्शन में शामिल होने गए। उसी घर में एक छोटी लड़की भी रहती थी जिसकी उम्र 12 साल थी। उस लड़की ने अपने पापा और भाई को उस शादी में जाते देखा तो वो अपनी छत पर चली गई शादी वाला घर देखने, जिस पर रंग-बिरंगी लाइट लगी थी। घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए डीजे की आवाज और घर का बाहरी आंगन साफ नजर आ रहा था।
छत पर रोशनी तो काफी थी लाइट की, लेकिन वो हमेशा रात के समय छत पर जाने से डरती थी। लेकिन इस समय उसके मन में शादी का घर देखने की इच्छा इतनी बलवंत थी कि वो बिना डरे छत पर चली गई। वो लड़की अपने दिमाग में कई बातें सोचने लगी कि रिसेप्शन में क्या होता होगा। उसे कभी कोई शादी की रिसेप्शन में लेकर नहीं गया था, इसलिए वो मन ही मन कई चीजें सोचने लगी कि दुल्हन को कहाँ बिठाया होगा वगैरह वगैरह। कुछ देर बाद वो लड़की छत से नीचे आ गई। उसके कुछ देर बाद उसके पिता और भाई भी रिसेप्शन से लौट आए। बड़ी ही उत्सुकता से वो अपने पापा और भाई की तरफ देखने लगी कि वो कुछ बताएंगे कि वहां क्या क्या हुआ। उसके भाई ने, जो लड़की से सिर्फ 1 साल बड़ा था, चिढ़ाते हुए कहा, वहां बहुत मजा आया और दुल्हन बहुत सुंदर है, जो वो सच में थी। अब लड़की का मन हुआ कि अभी जाके दुल्हन को देख ले। अब दुल्हन अपने ससुराल आ चुकी थी, सारे रस्मों रिवाज भी खत्म हो गए थे। सो अब दुल्हन, जिसका नाम निशा था, घर के कामों में लग गई, साथ में सास ससुर के ताने भी सुनती थी। घर का सारा काम वो घूंघट में रहकर करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर घूंघट सिर से खिसका तो सब बखेड़ा खड़ा कर देंगे और जाने कैसी कैसी खरी खोटी सुनाएंगे। पति को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी पत्नी को क्या परेशानी है, वो कैसे जी रही है। उसे तो बस अपने माता पिता की हर बात सही लगती थी, फिर चाहे उसकी पत्नी दिन रात काम में अपनी हड्डियां ही क्यों न तुड़वा ले। छोटी लड़की उसी गली से स्कूल जाती थी, जिस गली में निशा दुल्हन बनकर आई थी। अब तो छोटी लड़की मन में ये उम्मीद लिए गली से गुजरती है कि एक बार नई दुल्हन का चेहरा देख ले। लेकिन अफसोस, निशा को घर से बाहर दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी। बेचारी छोटी लड़की मन मसोस कर रह जाती है जब उसे स्कूल से आते जाते दुल्हन का चेहरा न नजर आता। ऐसे ही महीने बीतते गए। अब छोटी लड़की ने उम्मीद भी छोड़ दी कि वो दुल्हन को देख पाएगी। अब वो उत्सुकता जो नई दुल्हन को देखने की उसे पहले थी, खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ निशा अपने ससुराल में तानों और जुल्मों के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। किसे पता था कि घर के अंदर ही अंदर उसके ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जा रहे थे। दरअसल निशा अपने माता पिता की एक ही लड़की थी। ऐसा नहीं था कि उसकी शादी में उसके माता पिता ने उसे खाली ससुराल भेज था, जरूरत का सारा सामान गहने वगैरह सब दिया था। बस एक मोटरसाइकिल नहीं दी थी, जो उसके ससुराल वालों की ख्वाहिश थी। निशा का पिता शराब पीता था और इसी वजह से निशा की शादी उसकी मां ने जल्दी ही करवा दी थी। मां को चिंता थी कि कल अगर उसके पिता या वो खुद न रही तो कौन निशा की जिम्मेदारी उठाएगा। निशा बहुत जुल्म सह रही थी। कुछ जुल्म शायद ऐसे थे जिन्हें निशा किसी को भी बात नहीं पाती थी, क्योंकि वह अपनी मां के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अगर उसके दुख परेशानियां उसकी मां तक पहुंचे तो शायद उसकी मां सह नहीं पाएगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, जुल्मों ने भी अपनी हद पकड़ ली। अब जब उनकी शादी को कुछ महीने बीत गए तो वह छोटी लड़की एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी। अब उसे छोटी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रास्ते में एक घर ऐसा है जिसकी दहलीज पर एक सुंदर सी लड़की ने कदम तो रखा, लेकिन उस घर में वह इज्जत ना पा सकी। इस बात से पड़ोसी भी अनजान न थे कि निशा क्या क्या जुल्म सह रही है। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बार निशा घर में अकेली थी, उसका पति अपने काम पर था, उसके साथ ससुर ने एक साजिश रची। उन्होंने निशा को खाना बनाने के लिए भेज दिया। जैसे ही निशा खाना बनाकर रसोई से बाहर आई तो उसके सास ससुर ने उसे दबोच लिया और जिस दुपट्टे से निशा ने घूंघट किया हुआ था उसी दुपट्टे को उसके ससुर ने उसके गले में घुमा कर डालकर उसे कसने लगा। लेकिन तभी अचानक पास का एक आदमी उनके घर का दरवाजा खटखटाना लगा। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर ऊपर वाले की मर्जी के उसे साजिश को
नाकाम करने के लिए भगवान ने उनके पड़ोसी को भेज दिया। उन्होंने फटाफट से उसके गले से दुपट्टा निकला और उसे कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसी आया और उनसे थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगा। घर के हालात देखकर पड़ोसी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने प्रकाश और बिमला से पूछा, आपकी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही। तब उन दोनों ने झूठ बोला कि वह बाथरूम में है, जबकि निशा अंदर कमरे में बंद बेहोश पड़ी थी। पड़ोसी ने बिमला से पूछ ही लिया, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? बिमला ने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन पड़ोसी ने बिमला को वही रोक दिया, बोला, नहीं, मैं तो बस यूं ही आप लोगों का हालचाल पूछने आया था। इतनी बात कहकर वह पड़ोसी उनके घर से चला गया। अब बिमला और प्रकाश पूरी तरह से डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पास वाला पड़ोसी उनके बारे में शायद कुछ जान गया है, इसलिए उन्होंने निशा को पानी के छींटे मारे ताकि वह होश में आ जाए और पड़ोसी का शौक दूर हो जाए। शाम को जब निशा का पति घर लौट कर आया, तब उसने निशा की ठीक हालत देखकर उससे पूछा, क्या बात है? निशा ने अपने पति से कुछ नहीं कहा, बस वो रोने लग गई। उसके पति को भी इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि निशा की हालत वाकई में बिगड़ी हुई है। इसी वजह से निशा ने अपने पति को कोई बात नहीं बताई कि सास ससुर ने उसके साथ क्या किया है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति उसे ही गलत ठहराएगा, अपने माता पिता को नहीं। समय बीता, दिन बीते और निशा ने अपने ससुराल वालों को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर उनके परिवार में सास ससुर को कोई खास खुशी न हुई और न ही उसके पति को। देवर तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, देवर को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसे अपने खर्चे के लिए घर से पैसे मिल जाते थे और नौकरी ढूंढने का काम उसका चल रहा था। वह उसी में ज्यादातर व्यस्त रहता था। थोड़ी बहुत फिक्र शायद उसे थी अपनी भाभी की, लेकिन ऐसी फिक्र का क्या करें जो सिर्फ फिक्र तक ही रह जाए, कामों से कुछ जा ही रही ना हो। पर वह तो अब तो निशा ने अपने हालातों से समझौता कर लिया था। अब वह जान चुकी थी कि अब उसे जिंदगी जीनी नहीं बल्कि काटनी है किसी भी तरह से। अब वह अपने परिवार वालों के सारे जुल्म सह रही थी। उसके माता पिता जब भी उसे मिलने आते थे, तब उसके ससुराल वाले ऐसे पेश आते थे जैसे मानो वह उनकी बेटी को महारानी बनाकर रखते हो, जबकि हकीकत यह थी कि वह उसे एक नौकरानी के अलावा ज्यादा कोई इज्जत नहीं देते थे। वह गर्भवती होने के बावजूद भी घर के सारे काम कर रही थी। उसकी सास उसके काम में जरा भी हाथ नहीं बंटाती थी। वह तो यही चाहती थी कि किसी तरह यह बच्चा खत्म हो जाए और उन्हें अपनी बहू से छुटकारा पाने का भी मौका मिल जाए। अब निशा के सास और ससुर दूसरी तरकीब ढूंढने वालों की किस तरह से निशा को ठिकाने पर लगाया जाए। अब एक दिन छोटी लड़की उसी गली से गुजर रही थी कि उसने निशा को घूंघट ओढ़े हुए अपनी सास के पैर दबाते देखा, जो कि घर के बाहर के आंगन में बैठी हुई थी। निशा ने उसे छोटी लड़की के चेहरे की तरफ देखा और लड़की ने भी घूंघट से उसकी आंखों को देखा। उसका ज्यादातर चेहरा वह देख नहीं पाई थी, फिर भी उसने निशा की हल्की सी झलक देख ली थी और उसकी वही झलक उसके दिल में बैठ गई। लड़की घर जाते ही सोचने लगी कि उसे कितना समय हो चुका है, वह कितनी तरस रही थी एक समय में उसका चेहरा देखने के लिए, और आज जब उसका चेहरा उसने देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि जब वह छोटी लड़की की तरफ देख रही थी तभी उसकी सास ने उसे डांटा और बोला, चल जा और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। यह बात उस छोटी लड़की को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे ऐसा लगा मानो निशा की बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि खाना मांगने में और किसी को जलील करके कोई आज्ञा देने में बहुत फर्क होता है। लेकिन निशा तो हर दिन जलील हो रही थी, हर पल जलील हो रही थी। कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं था। वह भगवान के आगे रो रो कर मिन्नतें करती थी, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे निशा के गर्भ के दिन बढ़ने लगे, वैसे वैसे निशा के सामने काफी शारीरिक दिक्कतें आने लगी। अब निशा काम तो करती थी, लेकिन वह शारीरिक तौर पर काफी कमजोर हो चुकी थी। शायद घर पर उसे खाने के लिए सही से रोटी भी नहीं मिल रही थी।
निशा के ससुराल वालों का गली के सामने ही दूसरा घर था जहां पर निशा बैठकर अपनी सास के पास दबा रही थी। उसे घर में वह अपने जानवरों के लिए चारा रखते थे और जानवरों के 2 कमरा अलग से बने हुए थे, जिनमें एक में चारा और एक में जानवर थे। उसी के पास उनका एक बाथरूम भी था जिसमें अक्सर निशा ही इस्तेमाल करती थी। शायद उसे घर का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जाता था, इसलिए वह बाहर वाला बाथरूम ही उसे करती थी। एक दिन छोटी लड़की अपने स्कूल में जा रही थी। उसे दिन क्लास में उसका टेस्ट था। टेस्ट देने के बाद जैसे ही वह वापस अपनी क्लास में आई तो बच्चों के साथ बातचीत करते करते वहां लंच की घंटी बज गई। कुछ बच्चे लंच टाइम में बाहर की दुकान पर खाने पीने की चीज लेने चले जाते थे। तभी कुछ बच्चे जो लंच टाइम में अपने घर भाग जाते थे और लंच टाइम खत्म होने पर वापस आ जाते थे, वह बच्चे आए और उन्होंने आपस में खुसर फुसर करनी शुरू कर दी। छोटी लड़की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे बहुत शरारती बच्चे थे और क्लास में भी नालायक थे। छोटी लड़की की एक सहेली ने उसे बताया कि जानती हो आज पड़ोस में क्या हुआ। छोटी लड़की ने कहा नहीं, वह नहीं जानती। तब उसे उसकी सहेली ने बताया कि वह जिस गली से स्कूल आती है उस गली में कुछ महीने पहले प्रकाश अंकल के बेटे की शादी थी। उसकी पत्नी को प्रकाश अंकल और बिमला आंटी ने जलाकर मार डाला है और पूरे मोहल्ले में भीड़ जमा हो रही है। छोटी लड़की ने यह बात सुनते ही अपनी सहेली को कहा चल घर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। छोटी लड़की के दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। वह बस किसी तरह घर जाना चाहती थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी में अभी 2 घंटे बाकी थे। छोटी लड़की से रहा नहीं गया। उसने अपनी सहेली को कहा प्लीज घर चलते हैं, ना देखते हैं, कोई बहाना लगा देते हैं प्रिंसिपल को कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर कुछ और, लेकिन चल प्लीज घर चलते हैं, मुझे देखना है, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। उसने अपनी सहेली से बहुत विनती की कि वह स्कूल से घर जाना चाहती है। दोनों सहेलियों ने सोचा किसी तरह बहाना बनाकर घर जाया जाए। अब उनमें से एक ने पेट दर्द का बहाना किया और दूसरी उसे साथ लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस तक गई। लड़की ने पेट दर्द का बहाना किया कि उसे बहुत जोर से दर्द हो रही है और वह घर जाना चाहती है। प्रिंसिपल को लगा कि वह सच में दर्द से कराह रही है। प्रिंसिपल ने लड़की की सहेली को कहा देखो बेटा, तुम इसे ध्यान से घर ले जाना और ध्यान से जाना। दोनों लड़कियां वापस क्लास में आ गई और फटाफट से अपनी किताबें बैग में डालने लगी और घर की तरफ जल्दी। क्लास के दूसरे बच्चे उनकी तरफ देखने लगे। लड़की अपने घर जा चुकी थी। इस वक्त की बात है कि इस खबर से स्कूल में भी हंगामा हो गया क्योंकि उसी गली के बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते थे, इसलिए सभी अपने बच्चों को घर ले जाने लगे। क्योंकि निशा के घर में पुलिस खड़ी थी और उसे गली में किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। निशा जो 8 महीने की गर्भवती थी, बेचारी बाथरूम में एक जली हुई लाश के रूप में पड़ी हुई थी। पूरे मोहल्ले में पुलिस का डेरा लगा हुआ था। मोहल्ले की सभी औरतें एक तरफ खड़ी थी और कानाफूसी कर रही थी और जो बाथरूम में निशा की लाश पड़ी थी वहां पुलिस और उसके साथ बिमला और प्रकाश बातें कर रहे थे। लाश काफी देर से शायद वहीं पड़ी थी। निशा के माता पिता अभी नहीं आए थे क्योंकि उन्हें किसी ने खबर नहीं दी थी, लेकिन पड़ोस की ही एक आंटी ने उसके परिवार में यह खबर पहुंचा दी थी कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और वह जल्दी से यहाँ आ जाएं। उस आंटी ने निशा के माता पिता को सच्चाई नहीं बताई थी। तब करीब पौने घंटे के अंदर निशा के माता पिता वहां पहुंच चुके थे। घर के पास बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और पास में पुलिस भी खड़ी थी। छोटी लड़की उसे भीड़ के बीच में अपनी सहेली के साथ घुसकर बहुत सारी बातें जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी क्योंकि वह उम्र में छोटी थी, यह बातें उसके दिल पर असर कर सकती थी, लेकिन उसने सुनी। अब उसकी आंखों के सामने एक घटनाक्रम चल रहा था जो कि हकीकत था। निशा के माता पिता बाथरूम के सामने वाले घर में, जो कि निशा के ससुराल वालों का ही था और जिसमें निशा और उसके पति रहते थे, वहां खड़े थे। पूरी भीड़ ने उनको घेरा हुआ था। निशा की मां ने जब उसके घर पर भीड़ का जमावड़ा देखा और साथ में पुलिस देखी तो उसे कुछ सही नहीं लगा।
वह खुद आगे बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, मेरी बेटी निशा कहाँ है। इतने में कुछ औरतें आई और निशा की मां को अपने साथ लेकर गई और उन्होंने उसको सारी बात बताई कि उसकी इकलौती बेटी निशा दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है और पीछे बाथरूम में उसकी जली हुई लाश पड़ी है। उसकी मां सुनते ही बेहोश हो गई और पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहल्ले के सभी लोग खौफजदा थे कि इतना बड़ा हत्याकांड उनके इस मोहल्ले में हो गया था। प्रकाश के घर के पास ही जुड़ा हुआ जो घर था वह उसी आदमी का था जिसने एक बार पहले निशा की जान बचाई थी। उसके घर आकर जब विमला और प्रकाश निशा को गला घोटकर करने की कोशिश कर रहे थे, निशा की लाश जब धू धू कर जल रही थी, तब इस आदमी ने अपनी छत से देखा था, क्योंकि बाथरूम के ऊपर की छत नहीं थी। जिस बाथरूम में निशा नहाती थी उसकी हालत भी सही नहीं थी। उसकी दीवारें तो ऊंची थी लेकिन छत नहीं थी। पता नहीं वह बेचारी मासूम सी लड़की निशा किस तरह उसे घर में जुल्म सह रही थी। अब इंतजार किया जा रहा था किसी ऐसे ड्राइवर का जो उसकी जली हुई लाश को अपनी गाड़ी में ले जा सकता था। काफी देर बाद जब एक गाड़ी आई जो कि निशा की लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए बुलाई गई थी ताकि उसमें निशा की लाश को डालकर मोर्चरी तक ले जाया जा सके, जली हुई लाश को हाथ लगाने से पुलिस वाले भी कतरा रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे काम करने वाले लड़कों को बुलाया जिनका काम ज्यादातर गली सड़ी लाशों को ढोने का ही था। वह छोटी लड़की और उसकी सहेली एक दूसरे का हाथ थामे भीड़ के बीच में सबसे आगे खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने उन्हें पीछे जाने को कहा और सबको बोला कि लाश को बाथरूम से निकाला जा रहा है, बच्चों को सामने न आने दिया जाए। इसलिए बड़े लोगों ने सभी बच्चों को पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी वह दोनों लड़कियां किसी तरह भीड़ से चुप कर आगे अपना सर निकाले हुए देखती रही। एक पुलिस वाले ने विमला से कहा, लाश के लिए कफन चाहिए, घर में कोई सफेद कपड़ा हो तो दीजिए। विमला मुंह बनाते हुए अपने घर के अंदर गई और एक फटी हुई चादर पुलिस वाले के हाथ में थमा दी। पुलिस वाले ने जैसे ही उसे चादर को खोला तो उसे फटा हुआ देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आया और वह विमला से बोल, क्या तुम्हारे घर में इस बहू को कफन भी नसीब नहीं होगा, कम से कम चादर तो सही दे देती। पड़ोस से ही किसी ने एक नई चादर निकाल कर दी जिससे निशा की लाश को ढक दिया गया। निशा की लाश को ढांपने से पहले पुलिस वाले बाथरूम तक आए और एक छोटा सा लड़का जो कि भीड़ को चीरते हुए बढ़ रहा था वह भी लाश को देखने के लिए बाथरूम तक जाने लगा। उसे भीड़ ज्यादा होने की वजह से कोई रोक नहीं रहा था, किसी का ध्यान भी नहीं गया था। उसने वह लाश देखी लेकिन लाश के ऊपर तब तक कपड़ा ढांप दिया गया था। मोहल्ले की कुछ औरतों ने उसे छोटे लड़के को दूर से देखा और कहने लगी, यह तो पास वाली निकिता का बेटा है और यह कहाँ घुस जा रहा है, कोई से रोक नहीं रहा, कहीं इसने लाश देख ली तो डर जाएगा। वह छोटा लड़का लाश को देखकर भागता हुआ वापस भीड़ की तरफ चला गया जहां पर औरतें उसके बारे में बात कर रही थी। कुछ और तो नहीं उसे पकड़ा और उससे पूछा, अरे गोलू, तू वहाँ क्या कर रहा था, तूने क्या देखा। गोलू ने बताया, वहाँ पर एक औरत के ऊपर सफेद कपड़ा ढका हुआ है और वह जली पड़ी थी। कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी कि रोटी बनाते वक्त अगर गर्म तवा उंगली पर जरा सा भी लग जाए तो कितना दर्द महसूस होता है। पता नहीं बेचारी निशा ने इतना दर्द कैसे झेला होगा। कुछ औरतें तो रो भी रही थी, हालांकि वह मोहल्ले की थी, लेकिन निशा के दर्द को वह अपना ही दर्द समझ रही थी। पता नहीं क्यों निशा की लाश को बाहर निकालने में समय लग रहा था। अब जिस गाड़ी को निशा के पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया था उस गाड़ी को बाथरूम के पास वाली गली में लाया गया और आराम से आ गई। वह ढकी हुई गाड़ी नहीं थी, जिसकी छत थी वह एक ट्राली जैसी थी और इसे जानबूझकर मंगवाया गया था ताकि विमला और प्रकाश की दरिंदगी को पूरा मोहल्ला ही नहीं बल्कि पूरा शहर देखें। निशा की लाश को अब कुछ पुलिस वालों के द्वारा बाथरूम से निकाला जा रहा था। छोटी लड़की आंखें टिका कर देख रही थी। निशा की लाश को एक लाल रंग का सूट पहनाया हुआ था और शायद जब उसे मारा होगा तब उसकी टांगें मुड़ी हुई थी, क्योंकि उन दरिंदों ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था। उसके बाद लाश को जलाने की वजह से उसकी टांगें
इस तरह मुड़ी रही लाश को जैसे ही उस ट्राली में रखा वह लाश ऐसे हिल रही थी मानो कोई सूखा हुआ झाड़ हवा में हिलता है। वह छोटी लड़की लाश को देखकर बहुत घबरा गई और डर गई। 2 मिनट से भी कम समय में ट्रॉली ने अपनी रफ्तार को पकड़ लिया क्योंकि पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि लाश को ज्यादा देर तक उस जगह पर रखा जाए। अब विमला पुलिस वालों को अपने बयान दर्ज करवा रही थी। अभी तक पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं जिसे विमला और प्रकाश को गुनहगार साबित किया जा सकता था, लेकिन पुलिस वाले और सारा मोहल्ला अच्छे से जानता था कि विमला और प्रकाश ने ही अपनी बहू निशा को जलाकर मार डाला था। निशा के मायके वालों ने अब निशा के ससुराल वालों पर दहेज का मुकदमा दायर कर दिया था। उधर बिमला पुलिस को अपने बयान में लिखवा रही थी कि हम सास बहू का कभी झगड़ा नहीं होता था, हम तो रोटी भी साथ में बैठकर खाते थे, हमारे बीच बहुत प्रेम था। पता नहीं निशा को क्या हुआ जो उसने इस तरह आत्महत्या करने की सोची। निशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रकाश भी अपनी पत्नी विमला की हाँ में हाँ मिल रहा था, लेकिन पुलिस वाले उनके धूर्त चेहरों के पीछे का राज अच्छे से जानते थे। वह पड़ोसी जिसने निशा की जान पहले एक बार बचाने की कोशिश की थी, वह पुलिस के सामने आगे बढ़कर आया और उसने कहा कि यह लोग निशा को बहुत परेशान करते थे। एक बार उसने निशा की चीख सुनी और उसकी चीख सुनकर उसे एहसास हो गया था कि निशा किसी मुश्किल में फंसी हुई है। इसीलिए वह तुरंत निशा के घर भाग भाग पहुंचा और दरवाजा खटखटा आया ताकि विमला और प्रकाश का ध्यान भटक जाए और वह निशा के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करने से रुक जाएं। एक स्त्री जन्म से लेकर अपनी शादी और शादी के बाद अपनी मृत्यु तक वह कितने दुख झेलती है, यह सिर्फ एक स्त्री ही जानती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहती और वह उन बातों को दबाकर, उस राज को अपने दिल में दबाकर एक दिन हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है और पूरी दुनिया एक स्त्री के दुखों से अनजान चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहती है। अब जैसे ही निशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, भीड़ भी छटने लगी और सब लोग समूह बनाकर आपस में बातें करने लगे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। पुलिस के पास अभी कोई सबूत नहीं था जिसकी वजह से उसके सास ससुर को गिरफ्तार किया जाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि उसका पति कहाँ था उस वक्त, उसका देवर क्या कर रहा था? क्या यह लोग भी निशा के हत्या में शामिल थे? देवरा हर रोज की तरह अपने नौकरी की ढूंढ ढांड करने गया हुआ था और पति उसे दिन अपनी ड्यूटी से जल्दी ही वापस आ गया था। लाश के जले हुए होने के कारण उसका अंतिम संस्कार उसी दिन करना जरूरी था, इसलिए पोस्टमार्टम के तुरंत बाद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस के सभी अफसर के ऊपर जोर था कि इस मामले की पूरी सख्ती के साथ तफ्तीश की जाए। निशा 8 माह की गर्भवती थी। उसके संस्कार के बाद जब लोग घर आ रहे थे तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जब निशा की लाश जल रही थी तब उसमें एक धमाका हुआ। कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था कि निशा के पेट से बच्चा निकाल कर दूर जा गिरा, लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें थी। उसके संस्कार के समय क्या हुआ यह तो वही जाने जो गिने चुने लोग संस्कार में गए थे, क्योंकि ज्यादा लोगों को वहां जाने नहीं दिया गया था। लेकिन अपने रीति रिवाज के अनुसार तीसरे दिन अस्थियां चुनने के लिए कुछ लोग गए और जब उन्होंने निशा की राख को कुरेदा तो उसमें क्या देखा कि चांदी की हेयर पिन, एक लोहे की हाथ जितनी लंबी रॉड उस राख में थी। लोगों के समझते देर नहीं लगी कि निशा के साथ क्या क्या ज्यादतियां की गई होगी। यह बात तुरंत पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस भी फौरन आ गई और जो सामान निशा की राख से मिला था उसे पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब यह काफी था निशा के साथ ससुर को और उसके पति को शक की बिनाह पर गिरफ्तार करने के लिए। जांच चल रही थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी थी। लाश जली हुई थी, इसलिए पोस्टमार्टम करने के कुछ दिन बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में जो था उसे देखकर और सुनकर सभी अफसरों के दांतों तले जीभ आ गई। सभी लोग हतप्रभ थे कि कैसे कोई इंसान इतना बड़ा हैवान बन सकता है। अब निशा के ससुराल वालों की खैर नहीं थी, उनको रिमांड पर लिया गया, सबसे पहले पति को और फिर
सास ससुर को जब उनके बयान आपस में मिल नहीं खा रहे थे तब उन तीनों को सख्ताई से पूछा गया कि सच सच बताओ क्या हुआ था। बिमला और प्रकाश उम्र होने की वजह से मार सहन नहीं कर पा रहे थे। कितने कमाल की बात है ना, वह उम्र में ज्यादा थे इसलिए मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक कम उम्र की भोली भाली लड़की की वही उम्र दराज लोग जान ले चुके थे। ज्यादा देर तक वह तीनों अपना मुंह बंद नहीं रख पाए और अब वह सच्चाई उगलने जा रहे थे जो बहुत ही भयानक और खतरनाक थी। विमला ने बताया कि यह प्लान उसने और उसके पति ने मिलकर बनाया था। बेटे को उन्होंने बाद में बताया करने का प्लान सुबह ही बन चुका था। जब निशा नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी वहीं जानवरों वाले कमरे में उसके सास ससुर खड़े थे। विमला ने निशा से जानबूझकर कहा कि उसे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लाकर दे दे। निशा जैसे ही पानी लेने के लिए गई और वह गिलास अपनी सास को पकड़ा ही रही थी कि उसके ससुर ने उसे दबोच लिया। जो दुपट्टा निशा ने अपने सिर पर ले रखा था उसी दुपट्टे से आप उसके ससुर ने उसका मुंह और गला कसकर ढांप दिया। अब उसका पति जो कि जानवरों के चारे वाले कमरे में छुपा हुआ था वह भी वहां आ गया। सुबह 10 बजे का समय था। ज्यादातर लोग अपने कामों पर जा चुके थे और गली मोहल्ले के बच्चे भी स्कूलों में जा चुके थे। आस पड़ोस मोहल्ले की औरतें अपने घर के कामों में लगी हुई थी इसलिए उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लोगों के होने का कोई डर भी नहीं था। निशा के पति ने और उसके साथ ससुर ने मिलकर निशा को उठाकर सामने जानवरों वाले कमरे में लेकर गए और दरवाजा लगा लिया ताकि निशा की आवाज बाहर न जाए और उन लोगों के वहां होने की भी खबर किसी को न लगे। हालांकि उन्हें कोई खास डर नहीं था क्योंकि गली मोहल्ला सुनसान था, चहलकदमी भी नहीं हो रही थी क्योंकि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अब शुरू होने वाला था वह खेल जो बहुत ही डरावना था। निशा को भूसे वाले कमरे में इस तरह से धक्का देकर गिराया जैसे मानो किसी खिलौने को गिरा दिया हो। उन्हें उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसके पेट में 8 माह का बच्चा था जो कि सांस ले रहा था। निशा के जोर से गिरने की वजह से निशा शारीरिक तौर पर असहाय हो चुकी थी। कुछ तो वह पहले से ही शारीरिक तौर पर कमजोर थी। जैसे ही निशा को गिराया गया तुरंत उसके ससुर ने उसका मुंह दबोच लिया ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। उधर उसका पति उसके पैर दबाकर बैठा हुआ था ताकि वह हाथ पैर ना हिलाए। सबसे पहले उन्होंने प्लान किया कि उसकी आवाज किसी भी तरह बाहर न जाए, इसलिए उसके ससुर ने उसकी जुड़े की हेयर पिन जो कि चांदी की थी उनको उतारा और उसके गले में पिरो दिया। निशा दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगी मगर मुंह पर ससुर ने हाथ कस कर रखा हुआ था जिस वजह से वह चीख भी नहीं पा रही थी। अब उसके ससुर ने दुपट्टे से निशा के गले को और जोर से दबा दिया जिस वजह से पिने गले के अंदर तक धंस गई और निशा बेबस सी छटपटाने लगी। निशा के ससुराल यानी उसके कातिलों को भय था कि अगर निशा मर भी गई तो कहीं उसका बच्चा कोख में जिंदा न रह जाए। इस वजह से उन्होंने निशा और उसकी कोख में पल रहे 8 माह के अजन्मे बच्चे ने एक साथ ही दम तोड़ दिया। खून ज्यादा बहने की वजह से कमरे की कच्ची जमीन लाल हो गई थी। अब उन तीनों को हड़बड़ी होने लगी कि किस तरह निशा की लाश को ठिकाने लगाया जाए। अब उन्होंने निशा की लाश को बाथरूम में ले जाया। विमला ने रसोई से मिट्टी के तेल की कंटेनर लेकर आई। अब निशा की लाश के ऊपर मिट्टी का तेल गिराया गया और जैसे ही माचिस की जलती हुई तेली उसके ऊपर गिरे आग तुरंत ही भड़क उठी और बाथरूम के पीछे जो पेड़ था उसके टहनियों के पत्तों तक उसका धुआं उठने लगा। आग को इतना ज्यादा भड़कते देख पड़ोस की एक औरत जो छत पर कपड़े सुखाने डालने आई थी उसने मोहल्ले की दूसरी औरतों को बताया कि पता नहीं क्यों विमला के जानवरों वाले घर के बाथरूम से बहुत ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही है। मोहल्ले की सभी एक औरतें इकट्ठी होने लगी और विमला के घर में जाने लगी। तभी विमला और उसके बेटे और पति ने यह सब देख लिया। विमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी बहू जलकर मर गई, कोई बचाओ, कोई पानी डालो, अरे मोहल्ले वालों कहाँ मर गए तुम सब के सब, कोई जल्दी से आओ।
यह सब सुनकर मोहल्ले की औरतें डर गई और वह जहां थी उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने अपने अपने पतियों को घर पर बुला लिया। उन्हें में से किसी एक आदमी ने पुलिस में फोन कर दिया था, इसलिए पुलिस भी फटाफट वहां पर आ चुकी थी। लोगों ने पानी डाला, लेकिन तब तक निशा की लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। अब पुलिस के सामने वह अपना सारा जुल्म कबूल कर चुके थे। केस को अच्छे से पक्का किया गया ताकि इन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा मिले। अदालत से फैसला आने तक निशा के ससुराल वालों को जेल में ही रखा गया। उसके देवर को कुछ ही समय जेल में रखा गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इस घटना के करीब 1 महीने बाद निशा की मां की सदमे की वजह से मौत हो गई थी। वह अपनी बेटी की मौत का दुख तो सह लेती, लेकिन जो दरिंदगी उसकी बेटी के साथ हुई वह उसे अंदर तक झकझोर गई। निशा का पिता नशे में धुत रहने लगा। अब अदालत से फैसला आ गया। निशा के पति, सास और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन अफसोस उन्हें फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, जबकि वह इसके हकदार थे। विमला के दूसरे बेटे जो किसी दूसरे शहर में रह रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह उनके माता पिता को और भाई को सजा ना हो, लेकिन उनकी दाल कहीं गलती हुई नजर नहीं आ रही थी। निशा का पिता अपनी लत से पूरी तरह से शराबी बन चुका था, इसलिए वह अपनी शराब की लत के हाथों में बस होकर उनके झांसे में आ गया और उनसे पैसे ले लिए और खुद वह केस वापस ले लिया। जो सजा उम्र कैद की थी वह अब 3 साल की हो गई और वह लोग 3 साल के अंदर ही जेल से बाहर वापस अपने घर में आ गए। घर वापस आने 1 साल के भीतर ही उन्होंने अपने बेटे की फिर से दोबारा शादी कर दी, लेकिन अब जो बहू उनके घर में थी वह बहुत चालाक थी। जरा सा झगड़ा होते ही मोहल्ले में जोर जोर से चीखती चिल्लाती भागती फिरती थी और चिल्लाते हुए कहती थी कि यह मुझे जलाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिमला और प्रकाश की नाक में अब उस बहू ने दम कर दिया था। वह हर दिन उन्हें सताने का कोई बहाना हाथ से न जाने देती थी। कुछ दिन बाद बिमला के दूसरे बेटे जो दूसरे शहर में रहते थे, उनमें से एक की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके विमला के सभी बेटे मर गए। आस पड़ोस सब यह बातें कर हैरान थे कि किस तरह बिमला और प्रकाश को उनके किए की सजा मिल रही थी। हालांकि विमला और प्रकाश बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक करके अपने बेटों की मौत को अपने सामने देखा। अब बारी थी निशा के पति की, जो अब 2 बच्चों का बाप बन चुका था। पता नहीं ड्यूटी पर ही उसकी कैसे मौत हो गई। उसके बाद निशा के देवर की भी मौत हो गई थी। उसकी लाश रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के पास से गुजरने वाले नाले में मिली। उसके बाद निशा की सास विमला की भी मौत हो गई और फिर प्रकाश की भी मौत हो गई। मौत की वजह कोई खास नहीं थी, कोई अटैक से तो कोई अपनी साधारण मौत मर रहा था। अब उस घर में अकेली निशा के बाद उसका पति, जिसको ब्याह कर लेकर आया था, वह औरत और उसके 2 बच्चे ही रह रहे थे। धीरे धीरे वह बच्चे बड़े होने लगे और जब वह करीब 10 और 11 साल के हुए तब उनकी मां भी गंभीर बीमारी की शिकार हो गई और उसने भी दम तोड़ दिया। अब वह बच्चे, जो कि लड़की 11 और लड़का 10 साल का था, उनके दूर के रिश्तेदार जो कि मौसी थे, उन्होंने उनकी जमीन ज्यादा आपके चक्कर में अपने पास कुछ समय रखा और फिर हॉस्टल में डाल दिया। अब वह घर खाली हो चुका था। उसकी दीवारें चीखती और चिल्लाती थी और आज भी वह दीवारें, वह मकान इसी तरह जर्जर हालत में खड़ा है, जिसका वारिस होकर भी कोई नहीं है। उस घर को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो निशा अब भी उसे घर में चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हो। ऐसी ही बहुत सी घटनाएं, शायद इससे भी दर्दनाक घटनाएं, हर दिन हमारे आसपास या फिर किसी दूसरे शहर में घटती हैं और हम सब असहाय से उन्हें होता देखते हैं, क्योंकि हमें पता है हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हम मात खा ही जाते हैं। बड़ी बड़ी सिफारिश और बहुत सारी धन दौलत शोहरत कई बार एक मासूम को इंसाफ दिलाने से रोक लेती है, लेकिन ऊपर वाला जिसे हम सबको बनाया है वह सब देखता है और समय पर उसकी भरपाई भी करता है। अगर भरोसा करना है तो एकमात्र सच्चे ईश्वर पर करो। इंसानों पर भरोसा करने से उम्मीद टूटती है, ख्वाब टूटे हैं, इंसान टूटते हैं।
प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे और आपको उन घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे जो कि दुनिया के किसी कोने में छिप कर रह जाती हैं और दुनिया के सामने नहीं आती हैं। हमारे इस तरह की समाज में होने वाली दहेज प्रथा के बारे में क्या राय है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से एक गरीब अपनी बेटी की शादी करते समय घबराए ना बल्कि बेफिक्र होकर अपनी बेटी को विदा कर सके? सभी का हृदय से धन्यवाद कमेंट्स करके जरूर बताएं।